गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आप सबकी तैयारी को इस कोरोना काल में कंटिन्यू करवाने के लिए डिजिटल पैनल पर ऑनलाइन कक्षाएं जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। आप अधिक से अधिक वीडियो जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर देखिए और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इस ऐप के बारे में बताइए, जिसमें बच्चा नाम मात्र की फीस पर कोरोना काल में घर से बाहर निकले बिना घर पे सेफ रहकर जोधपुर, जयपुर, गंगानगर की बेस्ट फैकल्टी से अध्ययन कर सकता है। तो इधर देखिए, और साथ में आपको पता है कि ये जागृति क्लासेस टीम पिछले 8 वर्षों से ऑफलाइन क्लासेस में श्रेष्ठ परिणाम दे रही है। इसी वर्ष से हम ऑनलाइन कक्षाओं में प्रवेश किए हैं। तो पिछली कक्षाओं में बच्चों अपन ने पढ़ा था कि आवेशों के गुणधर्म गुणधर्म में अपन ने पढ़ा था कि आवेशों की योज्यता, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों की निश्चरता, ये सब अपन ने पढ़ा था। ठीक है। और आवेशों का संरक्षण। तो 4 चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आवेशों की योज्यता, संरक्षण, क्वांटीकरण और निश्चरता। क्लियर? ये सब अपन ने पढ़ा था। योज्यता मतलब जोड़ सकते हैं, संरक्षण मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। क्वांटीकरण क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस एन, ये पढ़ा था क्वांटीकरण में। और निश्चरता का पढ़ा था, Q स्थिर है तो भी उसका मान वही होगा और Q गतिशील है तो भी उसका मान वही रहेगा। योज्यता में बताया था कि जितने भी आवेश है उन सब का क्या होता है भाई, बीज गणितीय योग होता रहता है। संरक्षण बता दिया। तो ये सब अपन ने पढ़ा था। अब अपन अगली कक्षा में देखें, ये सब हटा देते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कूलॉम का नियम, जो इस चैप्टर का पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम बच्चों क्या है, सुनिए ध्यान से। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलॉम। उन्होंने 1785 में एंटन तुला प्रयोग या तुला एंटन प्रयोग, कुछ भी कह सकते हो, एंटन तुला प्रयोग करके इस नियम का प्रतिपादन किया। तो एंटन तुला प्रयोग करके इस नियम का प्रतिपादन किया किसने? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलॉम। 1785 में इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग का नाम था एंटन तुला प्रयोग। ये जो कूलॉम का नियम है इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम का भी कहते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। तो कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। पूरा लिख दूं, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर? कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। अब इस नियम का स्टेटमेंट अगर अपन देखें तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किनके? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य। ठीक है, कोई स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? बल। क्या भाई? बल। तो उसने बताया कि स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? यहाँ तक ठीक है। ये क्या था? कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट था। इसे ही कूलॉम का नियम कहते हैं। इसे ही कूलॉम का नियम कहते हैं। क्लियर है भाई? ध्यान से देखो। यह बल जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह जो बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कैसे होता है वो बताते हैं। यदि दो आवेश Q1 व Q2 चित्रानुसार R दूरी पर स्थित है। चित्र बनाएंगे। ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और दोनों के मध्य की जो दूरी है वो R है। तो हो सकता है कि यदि ये समान प्रकृति के हो तो ये प्रतिकर्षित करेंगे तो इन पे जो बल लगेगा F1 व F2 समान प्रकृति को तो ऐसे लगेगा। क्लियर? और यदि कॉपी चलो छोड़ो, दूसरा बना लेते हैं। दूसरा आप समझ गए, दूसरा ऐसे ही बना लेते हैं। Q1 Q2 अगर विपरीत प्रकृति के है तो उनमें जो बल लगेगा वो इस तरह से लगेगा। क्लियर? बल में भी अगर अपन देखें बल समान प्रकृति का होगा तो अपन F1 F2 नहीं करेंगे, सिर्फ F करेंगे। क्लियर?
और जब सदिश रूप में आएंगे तब इसको F1 F2 के पदों में अपन लिखेंगे। तो ये देखो, ये चित्र दोनों आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि यदि विपरीत प्रकृति के हो तो आकर्षित करेंगे तो अंदर की ओर बल लगेगा, और समान प्रकृति के हो तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब बल जो है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और जब भी कोई वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, तो इसके व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। व्युत्क्रम है और वर्ग है तो इसको कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वो भी व्युत्क्रम वर्ग नियम है, क्योंकि आपको पता है उसमें भी बट्टे में आर स्क्वायर आता है। और मैंने ये आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण से सिमिलर है। गुरुत्वाकर्षण में आपने देखा होगा कि F बराबर क्या होता था, m1 m2 होता था, और ये सेम स्टेप आता था। तो आप क्या कहेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से F जो है Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तीसरी समीकरण हो गई। क्लियर भी यहाँ तक? अब आपको पता है जब तीसरी समीकरण आ गई तो अब क्या आएगा, एक नेतांक आएगा, और हमेशा आता है, वहाँ g आता था, यहाँ आ जाएगा k, छोटा k, K1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये होगी समीकरण 4, जहाँ k एक समानुपातिक नेतांक है, जहाँ k समानुपातिक नेतांक है, जिसका मान 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की घात 9। इसका जो k का मान है वो होता है 9 इंटू 10 की घात 9। और मात्रक, तो मात्रक कैसे निकलेगा, तो k को एक तरफ रखें, बाकी सबको उधर ले जाएं, तो न्यूटन ये उधर ऊपर आएगा गुणा होके मीटर स्क्वायर, और ये दोनों कूलम कूलम है तो कूलम का स्क्वायर। तो k का अगर मात्रक अगर देखें तो क्या हो जाएगा, F(r) स्क्वायर बट्टा Q1 Q2, Q1 और Q2। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम का स्क्वायर। क्लियर? ये एक्स्ट्रा में मैंने सब समझाने के लिए बताया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ तक बच्चों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगली स्लाइड में चलते हैं। ये जो तथा k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b होता है, k का मान ये भी होता है, तो अपन लिख सकते हैं F बराबर k की जगह 1 ये छोटा k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। जो अपने समीकरण लास्ट कितनी आई थी, 4, तो इसको अपन डाल देंगे समीकरण 5। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये ध्यान रखना। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है भाई? निर्वात की विद्युतशीलता है। नॉट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात, नॉट का मतलब क्या? निर्वात, जिसका मान 8.854 इंटू 10 की घात -12 होता है। 8.854 इंटू 10 की घात -12 होता है। मान तुरंत याद करिए, 8.854 इंटू 10 की घात -12 होता है। और इसका अगर यूनिट लगाना है कूलम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। साथ में इसकी विमा भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो विमा भी अपन ज्ञात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड में रख के बाकी सबको
उधर भेज दिया। अब आपको यहाँ पे Q की, F की और R की विमा पता होनी चाहिए। Q होता है आवेश, और इसको अपन लिख सकते हैं IT, ठीक है। तो Q की विमा वैसे याद होती है AT होती है, तो मैं इधर साइड में आपको Q की विमा भी बता दूं। I बराबर होता है, आपको पता है, Q बट्टा T, तो Q हो गया IT। I होता है एम्पियर और T होता है T, तो Q की जो विमा होगी वो होती है A1T1 या AT। A1T1 लिख दो या AT लिख दो, एक की बात है। तो बच्चों यहाँ देखिए, F नियतांक की तो विमा होती नहीं है, तो F की विमा हो जाएगी M1 L1 T-2। ये तो रटते हैं, मैंने बताया था। सिर्फ और सिर्फ F की विमा बच्चों रटी जाती है, याद रखी जाती है, क्योंकि F की विमा बार बार इस्तेमाल होती है। वैसे वो भी याद ना रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन F की विमा याद रखने से अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए F की विमा याद की जाती है। ये हो जाएगा AT Q का, और दूसरे Q का फिर से हो जाएगा AT बट्टा R का हो जाएगा L2। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा यहाँ से क्या आएगी, देखो मैं विमा निकालना आपको बता रहा हूँ बड़े तसल्ली से, देखिए ध्यान से। M एक ही है पूरे में, तो M जब ऊपर आएगा तो M-1 आएगा, पहली चीज़। L कितना, 1 और 2 3, ऊपर कोई L नहीं है, तो ये हो जाएगा L-3। T ये -2 है, जब ये ऊपर जाएगा और ऊपर ऑलरेडी 2 T है, तो T 2 तो है ही, और नीचे वाला जब 2 और ऊपर जाएगा तो T कितना हो जाएगा 4, और A ऊपर है ही, तो A कितना हो जाएगा A2। चेक करिए, चेक करिए भाई। M-1 L-3 T4 A2, यही आ रही है विमा, तो ये एप्सिलॉन नॉट की विमा भी हो गई। क्लियर। यदि दोनों आवेशों के मध्य अन्य माध्यम हो, कौन सा माध्यम हो भाई, अन्य माध्यम हो, तो क्या होगा, दोनों आवेशों के मध्य, अन्य दोनों आवेशों के मध्य, तो अब जो बल होगा वो F, और यहाँ वाले बल F बल को अपन क्या कर सकते हैं, निर्वात के लिए नॉट है ना, तो इसको भी F0 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अन्य के लिए F लिख दिया, और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन सिर्फ नॉट नहीं आएगा, Q1 Q2 बट्टा R²। समीकरण 5 हो गई, और ये तो निकाला, ये 6 हो गई, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, वो निर्वात की थी, और ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। क्लियर भाई, ये हो गया, यहाँ तक अपना डेरिवेशन ख़त्म। इसमें कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका। ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं परावैद्युतांक को परिभाषित करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, परावैद्युतांक। डाई इलेक्ट्रिक कॉफिशिएंट होता है परावैद्युतांक। तो यहाँ पे आप देखिए कि यदि मैं दोनों भौतिक राशियों को भाग दे दूं, यदि मैं दोनों भौतिक राशियों को डिवाइड कर देता हूं, तो परावैद्युतांक का मान प्राप्त हो जाता है। तो समीकरण 5 और 6, समीकरण 5 डिवाइडेड बाय समीकरण 6 करूं तो क्या होगा, F0 बट्टा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बट्टा R², 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट है, ध्यान रखना, Q1 Q2 बट्टा R², दोनों का दिया भाग दिया, तो ये कटा, सब कटा, बचा क्या, F0 बट्टा F,
और ये एप्सिलॉन ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। अतः एफ नॉट बट्टा एफ बराबर के रखने पर तो के बराबर हो जाएगा के कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। के कितना हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अतः अतः दो आवेशों को आर दूरी पर रखने पर, आर दूरी पर रखकर निर्वात में ले जाने पर उनके मध्य बल एफ नॉट तथा इसी व्यवस्था को किसी माध्यम में रखने पर उनके मध्य बल एफ के अनुपात को, उनके मध्य बल एफ के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। के बराबर एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगली स्लाइड में लिखें, इसे एप्सिलॉन आर से भी प्रदर्शित करते हैं, से भी प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन एप्सिलॉन ऐसे याद रखना, और इसको कहते हैं और याद रहेगा भाई, और। ठीक है, अतः एप्सिलॉन आर या के जो है इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं, वह सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर बड़ा के बराबर परावैद्युतांक भी कहते हैं, और या इसको क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। सापेक्ष, रिलेटिव, आर आया ना, इसका मतलब है रिलेटिव। के का जो मान है, के का मान जो है 1 से लेके अनंत तक होता है, कुछ भी हो सकता है। और परावैद्युत जो है वो जनरली, परावैद्युत का मतलब जनरली होता है कुचालक। जितने भी कुचालक है वो परावैद्युत होते हैं। इनका जो मान है के का वो 1 से अनंत तक होता है। अब 1 कब होता है और अनंत कब होता है, तो उसमें देखें, 1 होता है के का मान निर्वात में, कहाँ होता है, निर्वात में। और अनंत जो होता है वो किसी भी चालक या धातु का होता है। और यहाँ मान लें किसी भी धातु का जो के होता है परावैद्युतांक, वो कितना होता है, अनंत होता है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया है कि चांदी का परावैद्युतांक लिखिए, चांदी का परावैद्युतांक लिखिए, ये सवाल आया हुआ है। तो अब चांदी का परावैद्युतांक, तो आपको पता है चांदी एक धातु है, तो इसका परावैद्युतांक के कितना होगा, अनंत होगा। क्लियर। तो निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है और
चांदी या किसी धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है? ये सवाल पूर्व में आ चुका है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे अगर अपन देखें कि कूलॉम के नियम के महत्व क्या है, कूलॉम के नियम के महत्व अगर देखें तो कूलॉम के नियम के महत्व क्या है। इससे पहले एक बार पुरानी स्लाइड में अपन देखें तो अपन ने ये सूत्र रखा, तो इस सूत्र को अपन यहाँ पे एक और तरीके से इसके बाद भी लिख सकते हैं, ये भाग दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 6 को, पुनः समीकरण 6 को क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन था, तो इस एप्साइलन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि एप्साइलन नॉट इंटू के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एप्साइलन नॉट इंटू के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये सूत्र बहुत ही काम का है, ये ध्यान रखना। ये होगी समीकरण 9, ठीक है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जो ये परावैद्युतांक हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। तो अपन ने इस तरह से ये कूलॉम का नियम समझ लिया। अब कूलॉम के नियम के महत्व क्या है, तो कूलॉम का नियम कहाँ काम आता है आप बताइए। आप 11वीं कक्षा में पढ़े हो, कहीं कूलॉम का नाम सुना आपने 11वीं कक्षा में? 11वीं कक्षा में कई कूलॉम का नाम सुना? तो मुझे जहाँ तक याद है, मुझे जहाँ तक पता है कि आप 11th क्लास में परमाणु वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो कहाँ लगता है कूलॉम बल? परमाणु में नाभिक तथा बाह्य कक्षाओं में घूर्णन करते इलेक्ट्रॉन्स के मध्य, ये इसका महत्व है भाई, यहाँ काम करता है। दूसरा एक और कर दो कि जब भी परमाणुओं से कोई अणु बनता है तो उनके बीच में जो बंधन बल होता है वो कौन सा होता है? कूलॉम बल कहा सकता है। तो परमाणुओं से अणु बनने पर लगने वाला बंधन बल जो होता है, उनमें भी कौन सा बल होता है भाई? कूलॉम बल होता है। तो ये कूलॉम बल के नियम के कुछ महत्व हो गए, जो जनरली अपन किस में देखते हैं? परमाणुओं में देखते हैं। नाभिक में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों, परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य देखते हैं। अब अगला टॉपिक है कि एक कूलॉम की परिभाषा भी करनी चाहे तो कर सकते हैं। तो साथ ही अपन क्या करते हैं, एक कूलॉम की परिभाषा भी कर लेते हैं। तो एक कूलॉम की परिभाषा जो है वो करेंगे। तो एक कूलॉम की परिभाषा में अपने को पता है, पहले तो सूत्र लिख दे भाई। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलॉम तथा R बराबर 1 मीटर हो तो F बराबर K, और K का मान होता है 9 × 10⁹। तो परिभाषा क्या बनेगी? निर्वात में, यदि निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे दो समान आवेशों के मध्य
9 × 10⁻⁹ न्यूटन। के का मान इतना ही होता है ना, तो यदि ये सब एक हो गए तो ये एफ बल का मान के बराबर हुआ, और के होता है 9 × 10⁻⁹ अभी पड़ा था तो इतना हो गया। तो यदि निर्वात में, क्योंकि अपने को पता है नॉर्मल के ले रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, यदि निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे दो समान आवेशों के मध्य, अभी एक नहीं बोलना है, दो समान बोलना है, तो दो समान आवेशों के मध्य 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल कार्य करे, तो उन आवेशों का परिमाण, तो उन आवेशों का परिमाण 1 कूलॉम के बराबर होगा। उन आवेशों का परिमाण 1 कूलॉम के बराबर। ये आपके 1 कूलॉम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। 1 कूलॉम की परिभाषा कभी कभी आ जाती है पेपर में। तो बच्चों आज इतना खूब है। इसी के साथ अगली कक्षा में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड जल्दी से इसको देखो, इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। जल्दी से देखिए भाई। जल्दी से देखिए भाई, इसको एक और समझिए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। बस एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों को कितनी दूरी पर रखा जाए? दो प्रोटॉनों को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उनके मध्य बल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो। बस। तो देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला है भाई, डालो के, सीधा के भी लिख सकते हो क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन करनी है। तो के Q1 Q2 बटा R²। ठीक है। अब इन सब के क्या करें? अब अपने को पता है F तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो F क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, कॉमा। प्रोटॉन है तो Q1 बराबर Q2 होंगे दोनों प्रोटॉन, और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। R ज्ञात करना है, और K का मान अपने को पता है 9 × 10⁹ MKS में। तो मान रखने पर, बाकी आप घर पे कर सकते हो, मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो F का मान हो गया 9.1 × 10⁻⁻31, ये हो गया 9 × 10⁻9, ये हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। मैं मात्रा कहीं लगा नहीं रहा क्योंकि सब, और दोबारा क्योंकि दो आवेश है, 10⁻19 बट्टा R²। अब आपको कुछ नहीं करना है, पक्षांतरण करके तो R का मान कितना हो जाएगा? तो मैं 9 × 10⁻9, अभी मैंने कुछ भी काटा नहीं है, 1.6 × 10⁻⁻19 बट्टा 9.1 × 10⁻31। क्लियर? और ये इसका स्क्वायर है,
और रूट है तो ये पूरा रूट आ गया इसके ऊपर। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो सीधा सीधा बाहर आ गया। अब अंडरूट में क्या बचा? अब अंडरूट में बचा एक तो 9 इंटू 10⁹ तो आप देखो सीधी सीधी एक काट भी दो तो भी चल जाएगा। ये तो बाहर ले लिया, ये काट दिया तो ये कितना हो जाएगा 31 और ऊपर जाएगा तो 40, तो ये हो जाएगा 10⁻40। देखिए यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताइए भाई। ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि बाकी सारी चीज़ें सही है। क्लियर? तो ये अपना आंसर हो गया, बस इतना। 10⁻20 तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10, आंसर हो गया 16। 16 क्या भाई? मीटर। एम के एस में कर रहे हैं ना। तो देखो ऐसे बहुत सारे सवाल बनते, कोई एक सवाल नहीं है। दो प्रोटॉनों को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उनके मध्य बल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो। अब कुछ कुछ किताब वाले क्या करते हैं, इस द्रव्यमान की जगह पे भार लिख देते हैं। अब बताओ अब क्या होगा? द्रव्यमान की जगह कुछ किताब वाले भार भी लिख देते हैं, तो भार कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना, भार के लिए आपको F जो है उसकी जगह पे mg लिखना है और फिर आपको लिखना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8 इंटू 9.8। अब F की जगह आपको ये लिखना है जब भार की बात करें, और जब द्रव्यमान की बात करें तो सीधा द्रव्यमान रख देना। ऐसा क्लियर? तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इसी तरह। जितना भी पिछला पढ़ाया है बच्चों आप नियमित पढ़ते रहिए। ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने साल भर ये सारी कक्षाएं कंटिन्यू ले ली तो आपके कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बेहतर, आपका जो परिणाम है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर होएगा। इसी के साथ धन्यवाद।